फ्रेंड्स, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कराने के बारे में प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी को कैसे सक्सेसफुली किया जा सकता है और कैसे से हम बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं, या ये भी जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी को सक्सेसफुली करने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत मेटिकुलस और लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सर्जन की चॉइस कैसी है, आपके क्लिनिक का चॉइस कैसा है, आपकी एज कैसी है और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कैसा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये समझेंगे कि किसी भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी को सक्सेसफुल क्या चीज़ें बनाती हैं, क्या फैक्टर बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट जो है वो नेचुरल दिखाई देना चाहिए। नेचुरल दिखाई देने से मेरा मतलब यह है कि जो भी आपका हेयर लाइन क्रिएशन किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, उसमें आपके एंगल का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, आपके जो पोजीशनिंग है उस हेयर लाइन की वो कैसे की जा रही है, हेयर लाइन क्या आपकी एज के हिसाब से या आपकी फेस के अपीयरेंस के हिसाब से बनाई जा रही है, या हेयर लाइन के अंदर जो भी फॉलिकल का इस्तेमाल हो रहा है क्या वो नेचुरली सिंगल फॉलिकल्स का यूज किया जा रहा है जैसे कि नॉर्मली हेयर लाइन के अंदर नॉर्मली पाया जाता है। तो ये सब चीजें उसको एक नेचुरल लुक देती हैं, एक नेचुरल लुक प्रदान करती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है उसमें डेंसिटी और कवरेज कैसे दी जा रही है, मतलब उसमें अच्छी डेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है सर्जन के द्वारा कि नहीं, और जिन एरिया के अंदर डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं दी जा रही है उसमें कवरेज कैसा दिया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है उस हेयर ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। साथ ही साथ जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो भी ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं उन ग्राफ्ट का सर्वाइवल कैसा है। नॉर्मली ये माना जाता है कि मोर देन 95% जो अगर आपके ग्राफ्ट सर्वाइव करते हैं तो आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो उसका लॉन्ग टर्म ग्राफ्ट का सर्वाइवल कैसा रहेगा ये भी उस बात पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपका जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उसमें आपको स्कारिंग कैसे आ रही है। स्कारिंग मतलब डोनर एरिया में स्कारिंग कैसे आ रही है और ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी कोई स्कारिंग तो नहीं बनती है बाद में ट्रांसप्लांट करने के बाद, ये भी डिपेंड करता है। आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कितना कॉम्प्लिकेशन फ्री है, मतलब उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो मिनिमम कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए, या इन टोटलिटी अगर वो किसी तरह से कॉम्प्लिकेशन फ्री बन जाता है तो उसको भी किया जाना चाहिए, जो कि यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन फ्री नहीं होता है। तो जो भी अगर कॉम्प्लिकेशन है उसको कितना मिनिमाइज किया जा सकता है इसके बारे में भी एक डिस्कशन होना चाहिए आपके डॉक्टर के साथ ही साथ आपके जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी रहती है, मतलब वो एजिंग पैटर्न के साथ साथ उनकी ग्रोथ कैसे फॉलो करती है, ये भी उस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट एक नेचुरल के साथ साथ एक आपका एक सिमेट्रिक भी होना चाहिए कि आपको सिमेट्रिकल रिजल्ट मिल रहा है, उसका एस्थेटिक्स बहुत बेटर है, मतलब कि वो रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल एक नेचुरल रिजल्ट लग रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि आपके उस बॉल्ड एरिया के अंदर आपके हेयर जो है वो रीग्रो हो गए, ना कि उसमें ऐसा लगे कि आपने एक आर्टिफिशियल लुक दे दी है, एक ट्रांसप्लांटेड लुक दे दी है, एक विग लाइक लुक दे दी है। तो ये सब चीजें मिलके एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन बनाते हैं। इस सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एक स्टेप होता है प्लानिंग का स्टेप, सेकंड होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, और तीसरा स्टेप होता है कि आप उसमें पोस्ट सर्जरी या पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे केयर प्रोवाइड की जा रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम प्लानिंग के बारे में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्लानिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। लोग ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आप बैक ऑफ स्कैल्प से फॉलिकल निकालते हैं और जो भी बॉल्ड एरिया है उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। अगर ये सिंपल प्रोसीजर इस तरह से किया है, ये प्रोसीजर हमेशा एक ट्रांसप्लांटेड लुक देगा, हमेशा एक अननेचुरली देगा, हमेशा एक विग लाइक लुक देगा। तो इसमें प्लानिंग का बहुत रोल है कि एज ए प्लास्टिक सर्जन, एज ए हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें सबसे पहले हेयर लाइन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि पेशेंट की एज के हिसाब से उसकी हेयर लाइन पोजीशन कैसे होनी चाहिए। जैसे अगर किसी पेशेंट की एज 20 ईयर्स है तो उसकी हेयर लाइन की पोजीशन अलग होगी बजाय कि उस पेशेंट की अगर एज 40 है, क्योंकि 40 ईयर्स के अंदर हमारा एम यह है कि उसकी हेयर लाइन एक मैच्योर हेयर लाइन लगनी चाहिए, और 20 ईयर्स में हमारा एम ये है कि उसकी हेयर लाइन जो है वो एक बिल्कुल यंग लुक देनी चाहिए उसको। तो उसमें भी हेयर लाइन की पोजीशन को हम वेरी करते हैं। हेयर लाइन के अंदर जो भी हम फॉलिकल्स को लगाते हैं उसको हम एक प्रॉपर एक जिगजैग वे में लगाते हैं, क्योंकि हेयर लाइन जो होती है वो एक एरिया होता है, उसके अंदर फॉलिकल्स को जिगजैग वे के अंदर लगाया जाता है ताकि वो उसको एक नेचुरल लुक दें। हम इसके अंदर ये भी ध्यान रखते हैं कि हम सिंगल फॉलिकल्स का यूज कर रहे हैं। हम फॉलिकल्स की डायरेक्शन को भी थ्रू आउट हेयर लाइन के एरिया के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जैसे नेचुरली वो फॉल करते हैं उसको नेचुरली जाना देते हैं। हम ये भी ध्यान देते हैं कि शुरू के 2-3 जो सेंटीमीटर्स की शुरुआत की जो लाइंस हैं उसके अंदर हम सिंगल फॉलिकल्स का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें उसको एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है। हेयर लाइन की बनाने का जब भी हम डिसाइड करते हैं, हम पेशेंट से उनकी प्रीवियस पिक्चर्स भी मांगते हैं अगर उनके पास अवेलेबल है, जब उनके हेयर लाइन अच्छी थी। पेशेंट की जो हेयर लाइन की पोजीशन है वो उसकी एज डिसाइड करती है।
वो उसका फेशियल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है और ये भी डिसाइड करता है कि उसके पास अवेलेबल डोनर एरिया कितना है। अगर उसके पास अवेलेबल डोनर एरिया नहीं है तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत फॉलिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए कि हम पीछे लगा पाएँ, पीछे ऐड ऑन कर पाएँ, तो हम उस एयरलाइंस के साथ थोड़ा बहुत प्ले करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस बात पे डिसाइड करती हैं और हम आर्टिस्टिकली और पेशेंट को भी हम उससे उसका इनपुट लेते हैं, उसको दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी हेयरलाइन आपको सूटेबल है कि नहीं। इस हेयरलाइन में इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि जो मेल्स में नॉर्मली एक फ्रंटोटेम्पोरल एक रिसेशन होता है, एक फ्रंटोटेम्पोरल एंगल होता है, उसको भी मेंटेन करें। अगर वो बहुत डीप हो गया तो हम उसको शैलो करते हैं, मतलब उस एरिया को हम थोड़ा कम करते हैं ताकि उसमें फॉलिकल भर के, बट हम उसको खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उस एंगल को, उस फ्रंटोटेम्पोरल एंगल को हम बिल्कुल ऑब्लिटेट कर देंगे तो वो हेयरलाइन हम मेल से फीमेल की तरफ लेके चले जाएंगे। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ प्लानिंग में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के अगर मल्टीपल एरियाज ऑफ बॉल्डनेस है, एक से ज़्यादा एरिया इन्वॉल्वमेंट है, तो किस एरिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर उसको फ्रंटल एरिया के अंदर भी है और क्राउन एरिया के अंदर भी और बीच के पार्ट में भी थोड़ा इन्वॉल्व है, तो हम यूजुअली प्रायोरिटी जो फ्रंटल एरिया और क्राउन एरिया को देते हैं, क्योंकि यही दो एरिया हैं। फ्रंटल एरिया उसकी लुक को चेंज करके एक यंग लुक प्रोवाइड करता है और क्राउन जो एरिया जो है वो नॉर्मली एक फिलिंग इफेक्ट देता है। तो इन दो एरिया को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट्स का इनपुट भी लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी हमारे किसी एरिया के अंदर किया जाना चाहिए और डोनर अगर अवेलेबल है तो उस एरिया के अंदर भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें इस बात का भी रोल है अपना। जब भी हम डोनर एरिया के बारे में बात करते हैं तो डोनर एरिया का असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जितने भी एरिया के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं और जो हमारा डोनर एरिया है वो डोनर एरिया एक डिफाइंड डोनर एरिया है, मतलब हम उसको सेफ डोनर एरिया कहते हैं। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेफ डोनर एरिया के अंदर से ही हमें फॉलिकल को हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर या उसके नीचे अगर फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली नो डाउट फॉलिकल तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसप्लांट भी करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन में वो फॉलिकल परमानेंट फॉलिकल नहीं है। तो सेफ डोनर एरिया एक डिफाइंड होता है, हम उसी के अंदर से फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं। और ये भी हम जब पेशेंट को असेस करते हैं तब डोनर एरिया में ये भी असेस करते हैं कि क्वालिटी ऑफ द फॉलिकल कैसे है, मतलब वो थिक क्वालिटी है, थिनर क्वालिटी है, उनमें फैट कितना है, उनमें स्किन का वो कैसा है, ताकि ओवरऑल हम रिजल्ट को भी अपनी तरफ से थोड़ा जज कर पाएं कि कैसा आने वाला है। अगर पेशेंट के डोनर एरिया के अंदर फॉलिकल की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हम इनिशियली करते वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और दूसरी बात, अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट इनकी डोनर एरिया की थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम बाद में पोस्ट ऑफ पीरियड के अंदर पेशेंट को कुछ चीज़ें एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन की कोर्सेज या पीआरपी के कुछ एडिशनल सेशन, ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो डोनर एरिया का असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया है तो हमें यूजुअली प्रायोरिटाइज करना होता है पेशेंट्स को कि हम इन एरिया को प्रायोरिटी दे के ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें। सेकेंड स्टेप आता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एग्जीक्यूशन का। जितना स्टेप इंपॉर्टेंट प्लानिंग का है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन का स्टेप। आपका जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन है एक अच्छे स्टाइल गुड ओटी के अंदर होना चाहिए। स्टाइल ओटी से मतलब यह है कि वो उसमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। अगर हाइजीन का ध्यान अच्छा रखा जाता है तो आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो रहता है। आपके ग्राफ्ट का सर्वाइवल बहुत बेटर होता है। जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं हम इम्प्लांटेशन के वक्त भी ये ध्यान देते हैं कि हम एक बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, आपको रूट्स को हैंडल नहीं किया जा रहा है, मिनिमम या नो टच टेक्निक के द्वारा हम फॉलिकल्स को इम्प्लांट कर रहे हैं, मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, अच्छी लाइटिंग है उस ओटी के अंदर, ताकि ओवरऑल जो आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए इसके अंदर। तो इस बात का भी इंपॉर्टेंस है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के समय फॉलिकल्स को इम्प्लांट करते हैं हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम प्री मेड स्लिट्स बनाएं, ताकि जो आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ उसमें अच्छी आए। उससे हमारा टाइम भी बचता है, आउट ऑफ द बॉडी जो टाइम रहता है फॉलिकल्स का वो भी बचता है। आउट ऑफ द बॉडी टाइम जो फॉलिकल्स को कम करने के लिए हम या तो प्री मेड स्लिट्स बनाते हैं या फिर हम डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी करते हैं, और उस ड्यूरिंग दैट टाइम हम जो फॉलिकल को जो स्टोर करते हैं वो भी एक एडिक्वेट टेम्परेचर पे करते हैं, मतलब 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल सलाइन में या पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद इमीडिएटली जैसे हम स्लिट्स कंप्लीट कर लेते हैं या हमने प्री स्लिट्स बना रखे हैं साथ ही साथ किया जाता है, या अगर हमें और भी टाइम को कट डाउन करना है तो हम साइमल्टेनियसली फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट एक साथ भी कर देते हैं, जिसको डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो वो भी हम करते हैं। तो ये तीनों मोडालिटीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि आउट ऑफ द टाइम जो है फॉलिकल्स का जो है वो मेंटेन रहे, और ओवरऑल जो जिस भी एरिया के अंदर किया जा रहा है उसके टेम्परेचर को भी कूल रखा जाता है, कम रखा जाता है, ताकि ग्राफ्ट का जो है वो सर्वाइवल और बेटर हो सके। जब भी हम पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर के बारे में बात की जाती है तो हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि आपको डस्ट एरिया के अंदर अवॉइड करना चाहिए जाना, आपको 1-2 दिनों के लिए रेस्ट करना है, हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें भी पोस्ट केयर में हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसको हेड वॉश करना है, कैसे अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फॉलिकल्स की केयर करनी है।
तो ये पोस्ट सर्जिकल केयर भी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसमें हम उसको हेल्प करते हैं कि आपको कैसे इसे मेंटेन करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन अचीव कर पाएँ, अपना रिजल्ट को बेटर कर पाएँ। फ्रेंड्स, हमें बताने वाले क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आपको पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, आपको जो भी आपने सर्जन जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। आपको सन एक्सप्लोर को अवॉइड करना चाहिए आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया के अंदर। उस एरिया के अंदर किसी इंजरी को अवॉइड करना चाहिए। आपको हेलमेट का इस्तेमाल जो है लगभग 3 to 4 वीक्स के बाद से शुरू करना चाहिए। आपको जो भी डॉक्टर्स ने बताया कि जो भी मल्टीविटामिन के कोर्सेज लेने हैं, जो भी पीआरपी के सेशन है, उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाना चाहिए। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेस से थोड़ा बचाना चाहिए। आपका स्लीप पैटर्न अगर आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिजल्ट्स के अंदर हेयर के। और साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करने चाहिए। और आपको फॉलोअप के लिए जैसे भी बताते हैं आपके डॉक्टर लगभग कि एवरी 2 मंथ्स आना है, एवरी 3 मंथ्स आना है, उस फॉलोअप को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को कि रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहा, तो उसमें डॉक्टर्स का बहुत रोल होता है कि वो उसके अंदर कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि आप एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन में प्लानिंग का क्या रोल है, एग्जीक्यूशन का क्या रोल है, पोस्ट सर्जिकल केयर का क्या रोल है और क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम आपके उस क्वेरी का आंसर कर देंगे, आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।